हेलो, गुड मॉर्निंग। हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे और इसके डिटेल को हमने जानने का प्रयास किया है। उस क्रम में वी हैव सीन इट्स कंस्ट्रक्शन डिटेल और एनर्जी लेवल डायग्राम की सहायता से लेज़र के किरण कैसे इससे प्राप्त करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी हैव सीन द एनर्जी लेवल डायग्राम आल्सो। एक कंटिन्यूटी बनी रहे तो उसके लिए मैं फिर आपको स्टार्ट करता हूँ। शॉर्ट में फिर उन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। हीलियम नियॉन लेज़र में एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लास का बना हुआ होता है। इवैक्यूएट कर देते हैं और इसमें हीलियम और नियॉन गैस को इन द रेशियो ऑफ 7:1 भरा जाता है। एट ए प्रेशर ऑफ 1 टार दैट इज 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम पे हीलियम और नियॉन 7:1 के रेशियो में इसके अंदर भरा हुआ रहता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए। इलेक्ट्रोड्स के एंड पे हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल लगाया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब का एक एंड परफेक्टली सिल्वर्ड होता है और एक एंड पार्शियली सिल्वर्ड होता है, जो मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट के अनुसार इसकी सिल्वरिंग की परसेंटेज डिसाइड करता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल एज फार एज द हीलियम नियॉन लेज़र इज कंसर्न। स्पष्ट है कि इसमें हीलियम और नियॉन है, दोनों गैस हैं, तो ये गैसियस लेज़र है। इसके पहले हम लोगों ने रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा है, वो सॉलिड स्टेट लेज़र है। तो एक करैक्टरिस्टिक फीचर इसकी ये हो गई, इट इज़ ए गैसियस लेज़र इन विच हीलियम एंड नियॉन आर बीइंग यूज्ड in the ratio 7:1. Now again let me discuss about the energy level diagram. ये बाईं तरफ हीलियम की एनर्जी लेवल डायग्राम्स है और दाहिने तरफ नियॉन के एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं। आप देख रहे हो ट्रांजिशंस दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द नियॉन गैस के कारण होता है। तो एक्टिव मटेरियल एक्चुअली हीलियम और नियॉन इन द रेशियो ऑफ 7:1 के रेशियो में डिस्चार्ज ट्यूब में भरे हुए हैं, बट द लेजर रे इज बीइंग ऑब्टेन्ड मेनली बाय नियॉन। सो नियॉन इज द एक्टिव मटेरियल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हीलियम एंड नियॉन। ठीक, हीलियम का ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड स्टेट है जिसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम लोगों ने असाइन कर रखा है। ये ग्राउंड स्टेट है नियॉन का, इसकी भी एनर्जी वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप चाहे हो तो इन दोनों को मिला भी सकते हो। डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि हीलियम का एटम एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होकर के अपने एक्साइटेड स्टेट को जाता है। ध्यान रखिए, ये भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है, मेटा स्टेबल स्टेट है और इस मेटा स्टेबल स्टेट की वैल्यू है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहेंगे हीलियम गैस ले लिया, मेटा स्टेबल स्टेट कहाँ से आ गया? मेटा स्टेबल स्टेट तो इम्प्योरिटी के कारण आता है। जैसे रूबी लेज़र में आपने क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग की, तब फिर इम्प्योरिटी लेवल आपको प्राप्त हुई थी। तो हीलियम गैस जो लेते हैं वो हीलियम गैस 100% प्योर नहीं होती है, कुछ न कुछ उसमें इम्प्योरिटीज गैसेज की मिली रहती हैं, तो उनके कारण एक मेटा स्टेबल स्टेट आ जाता है जिसकी एनर्जी वैल्यू है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट से हीलियम का एटम एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट करके अपने एक्साइटेड स्टेट जो मेटा स्टेबल स्टेट है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल पर पहुंचता है। अब हीलियम गैस है, नियॉन भी गैस है, दोनों चलेंगे तो आपस में एक टकराएंगे तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। और एनर्जी का आदान प्रदान इस तरह से होता है कि एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीलियम एटम टू नियॉन एटम। और इसके कारण देखो, ये नियॉन का मेटा स्टेबल स्टेट है, फिर नियॉन का मेटा स्टेबल स्टेट नियॉन की अशुद्धि के कारण है। इसकी वैल्यू है 20.666 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम का जो है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डिफरेंस इन द एनर्जी इज वेरी स्मॉल, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ओनली देयर। तो
तो इंटरेक्शन जब हीलियम और नियान में होता है तो कोलिजन के थ्रू इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग कोलिजन फ्रॉम द हीलियम टू द नियान। ट्रांसफ़र भी ना हो तो कोलिजन के थ्रू इतना उसको मिल जाता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द एटम लाइंग इन द 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल गेट्स रेज टू द 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल ऑफ नियान। तो नियान के मेटास्टेबल स्टेट में थर्मल कोलिजन के फलस्वरूप एटम 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल तक पहुंचते रहते हैं। अब ये मेटास्टेबल स्टेट है, देर तक यहाँ तक रुक सकता है। तो इस तरह से नियान के एटम की संख्या बढ़ती जाती है इन द 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और इसमें यदि एक्सटर्नली हम 6328 एंगस्ट्रॉम का एक फोटॉन इंसिडेंट करा दें तो यह सारे के सारे एटम्स जो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल में पड़े हुए हैं वो सब के साथ एक साथ दे विल कम डाउन टू द लोअर एक्साइटेड स्टेट इस 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी एनर्जी है, उस लेवल पर ये सारे के सारे एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए एम्पलीफाइड सिग्नल इन फेज प्राप्त हमें होता है जिसकी वैल्यू 6328 एंगस्ट्रॉम आती है। अब आप कहेंगे ये 6328 एंगस्ट्रॉम कहाँ से आपने चूज कर दिया? तो देखो दो एनर्जी लेवल है। इट इज़ द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ नियॉन 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ द एक्साइटेड स्टेट, वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द नियॉन 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ले लो, एनर्जी डिफरेंस जो आए उससे करस्पॉन्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू 6328 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो यहाँ मैंने कहा यदि एक्सटर्नली 6328 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन को इंसिडेंट आप करें तो सारे एटम जो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल में रहता है वे सारे के सारे एटम एक साथ दे विल गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह से स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हमें प्राप्त हो जाता है और हमें 6328 एंगस्ट्रॉम की लेज़र किरण प्राप्त हो जाती है। यह 6328 एंगस्ट्रॉम ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर इंसिडेंट करें। पहला एटम जो जिसका समय काल पूरा हो जाएगा इन द मेटास्टेबल स्टेट, जब वो लोअर डाउन करेगा स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू तो 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन निकलेगा। यही फोटॉन उन सारे और एटम को जो यहाँ पर रह रहे हैं सबको स्टिमुलेट कर देगा एंड दे विल कम डाउन टू गिव अस द लेजर रे ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने आपको बताया कि 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द नियॉन। नियॉन का एक ग्राउंड स्टेट है, यह भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है। आप जानते हो कि एटम एक्साइटेड स्टेट में लौटेगा नहीं, हर हालत में इसको लौटाना है ग्राउंड स्टेट पर। तो यहाँ से ये फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट पर आता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू रेडिएशन इमिट करेगा। इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, hν बहुत कम होगी और इसलिए पार्शियली सिलवर्ट साइड से वो निकल नहीं पाएगा। तो इट रिमेन्स लोकेलाइज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब इटसेल्फ, और यहाँ से फिर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन के थ्रू अपने ग्राउंड स्टेट पर ये पहुँच जाता है। नियॉन ऐसे पहुँच जाता है। रेडिएशन लेस ट्रांजिशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सो दिस इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर, कि किस तरह से हमें लेजर की किरण 6328 एंगस्ट्रॉम की इन द केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। कुछ विशेषताएं इसकी देख लीजिए। एक तो मैंने बताया हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, इसलिए गैसियस लेजर है। यह कंटिन्यूअस लेजर है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगातार होता रहता है, तो इसलिए जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है इट इज ऑब्टेन्ड कंटिन्यूअसली। तो आपने एक डिफरेंस ये नोट किया, रूबी लेजर के केस में ये पल्स्ड लेजर था, पल्स्ड आउटपुट मिलता था,
और यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस आउटपुट प्राप्त होगा। सो इट इज़ ए बेटर लेजर देन रूबी लेजर, सो इट इज़ प्रेफर्ड ओवर द रूबी लेजर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इमिशन हमें प्राप्त होता है। फिर देखो ये लेजर एक्शन इन दो लेवल के बीच में हो रहा है, इसलिए वो भी संभावना समाप्त हो जाती है जो रूबी लेजर में होता था कि ग्राउंड स्टेट से फिर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर एक्साइटेड स्टेट या मेटा स्टेबल स्टेट को पहुंच जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी जो वहाँ थी रूबी लेजर में कि इट कैन फर्दर बी एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये स्थिति प्राप्त होगी। आउटपुट एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, इनपुट एनर्जी कम होती है, यह भी एक विशेषता इसकी है। तो इसलिए सस्ता भी है और इसीलिए मोस्टली इसी को हम यूज करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर को। और रूबी लेजर केवल हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस का है, उसका प्रयोग प्रायः नहीं होता है, लेकिन चूँकि पहला है जो इन्वेंट हुआ 1960 में, तो इसलिए उसको हम जानते हैं, जिससे लेजर की प्रक्रिया क्या होती है वो समझने में हमको मदद मिलती है। इसको अली जवान ने फिर रूबी लेजर के बाद इसको बनाया है और इसके बारे में डिस्कस किया है। कितने लेवल एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हैं रूबी लेजर में, आपने देखा कि 3 एनर्जी लेवल इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखो जो एनर्जी लेवल इन्वॉल्व होते हैं वो है दिस वन ग्राउंड स्टेट, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल थर्ड, and 18.70 electron volt. So the number is 1, 2, 3 and 4. So it is a 4 level laser. ग्राउंड स्टेट तक लौट आता है, तो लौटने की प्रक्रिया है, होना ही होना है। एक बार ग्राउंड स्टेट से जाएगा तो फिर ग्राउंड स्टेट को लौटना है। यह लेजर एक्शन में किसी ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करते। सो द टोटल एनर्जी लेवल्स विच आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 एनर्जी लेवल है। रूबी लेजर में कितना था याद होगा आपको, इट वाज 3 एनर्जी लेवल लेजर। इट इज एंड हीलियम नियॉन लेजर इज 4 एनर्जी लेवल लेजर। ये स्थित है, ये इफ़िशियंट है, सस्ता है, चीपर है और कंटिन्यूअस एनर्जी से मिलती है, इसलिए इट इज प्रेफर्ड ओवर द रूबी लेजर। फिर यहाँ से कोहेरेंट सोर्स आपको मिल जाता है, मैग्नीफाइड इंटेंसिटी मिलती है और इन फेज मिलता है तो कोहेरेंट सोर्स मिलता है। तो दो हीलियम नियॉन लेजर ले लिया जाए ऑफ द सेम वाटेज, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह, कोहेरेंट सोर्स की तरह कार्य कर सकते हैं और उनकी सहायता से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे आप जानते हो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। तो 2 यदि हीलियम नियॉन के सोर्स ले लिया जाए ऑफ द सेम वाटेज, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह व्यवहार करेंगे। यदि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट होगा, या फिर उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा, जो कोहेरेंट सोर्स की आवश्यक कंडीशन है। तो इस तरह से हीलियम नियॉन के वर्किंग को हम परफेक्टली समझ सकते हैं और जिन बातों को मैंने कहा उन्हीं पॉइंट को ये यहाँ लिखा है। जैसे इट इज़ ए कंटिन्यूअसली वर्किंग लेजर, और शेष सारी बातें 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी चीज़ हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की वर्किंग जो मैंने बता दी है वो सारी चीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर इधर भी पॉइंट्स है कुछ। 2 इंडिपेंडेंट हीलियम नियॉन लेजर्स बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। 4 एनर्जी लेवल्स आर इन्वॉल्व, द ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी लेवल्स 20.61 electron volt, 20.66 electron volt and 18.70 electron volt. So these are some characteristic feature जो मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ और ऑलरेडी जो आपको PDF भेज रखा हूँ उससे आप इसे देख सकते हो। इट इज़ गिवन देयर इन योर PDF। इसके अलावा हमने किताब से भी कुछ प्रिंटेड पेजेज आपके पास PDF उसका भेज रखा है, उसको भी देखेंगे तो लेजर के बारे में पूरी की पूरी प्रक्रिया, 2 लेजर जो आपके पास प्रेस्क्राइब्ड हैं, द रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, उसके बारे में विधिवत समझ सकते हो।
आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बारे में भी मैंने आपको बताया है, और स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या अंतर होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं, इन सारी बातों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हों। तो हमें लगता है कि लेज़र एक्शन और लेज़र के पैरामीटर्स जो भी इन्वॉल्व है उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।